नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आईएएस पीसीएस मेंटर में। आज के इस वीडियो में हम ज्योग्राफी की सीरीज चलाने वाले हैं 25 राज्यों के पीवाईक्यू को देखते हुए। जैसा कि आपको पता है कि पिछले कई दिनों से पॉलिटी और हिस्ट्री की 25 राज्यों के पीवाईक्यू को ध्यान में रखते हुए सीरीज आ रही है, जिसका फ़ायदा आप सभी लोग ले रहे हैं। इसमें पॉलिटी बाय कुलदीप सर और हिस्ट्री बाय हिमांशी मैम, ये आपके लिए ऑलरेडी लाया जा रहा है। आज हम शुरू कर रहे हैं ज्योग्राफी, जिसमें कि 2 से 3 जो एग्ज़ाम आगे आने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली 27 अक्टूबर का यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम, और उसके बाद 17 नवंबर का बीपीएससी का एग्ज़ाम, और उसके बाद जो दिसंबर 2024 में आरओ का एग्ज़ाम कराया जाएगा। इन सभी एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज लाई जा रही है। और सबसे बड़ी खासियत इस सीरीज की ये है कि ये सारे सवाल राज्य सेवा आयोग या जो स्टेट सर्विस कमीशन होता है उसके द्वारा ऑलरेडी प्रीलिम्स में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो आप इन जो ये क्वेश्चंस हैं इनकी रिलायबिलिटी पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, और आप अंदाजा या अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ, इस तरीके से आयोग प्रश्न पूछता है या फिर से यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना हो सकती है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। 25 राज्यों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम देखने जा रहे हैं। अगेन मैं आपको बता दूं, ठीक है। चलिए, तो ज्योग्राफी में हम शुरुआत से शुरू करेंगे, और वर्ल्ड ज्योग्राफी है ये, ठीक है, विश्व का भूगोल, जिसमें एकदम शुरू से शुरू करेंगे। और शुरू से शुरू, जैसा कि आपको पता है, हम ब्रह्मांड से ही शुरू करते हैं, फिर उसके बाद सोलर सिस्टम आता है, फिर यूनिवर्स के बाद सोलर सिस्टम, फिर अर्थ आएगी, फिर अर्थ के हम फीचर्स देखेंगे जिसमें फिजिकल, और उसके बाद हम फिजिकल में बात करेंगे तो जियोमॉर्फोलॉजी, फिर क्लाइमेटोलॉजी, फिर ओशनोग्राफी, जल, स्थल और वायु, तीनों मंडलों को देखते हुए इस तरीके से वर्ल्ड ज्योग्राफी हम खत्म कर देंगे। ठीक है, चलिए, तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। फर्स्ट क्वेश्चन कि वो बोल रहा है कि सूर्य द्वारा हमारी आकाशगंगा में 1 मिनट, ओके, आई थिंक ये आपको विजिबल होगा। हाँ, तो क्वेश्चन है कि सूर्य द्वारा हमारी आकाशगंगा के केंद्र के चारों ओर चक्कर लगाने में लगने वाला समय है, समय पूछ रहा है वो। ठीक है, तो 25 करोड़ साल लग जाते हैं सूरज को आकाशगंगा का चक्कर लगाने में। जैसा कि आपको पता है कि स्पेस में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है। हमारी पृथ्वी घूम रही है, सूरज घूम रहा है, सारे प्लैनेट घूम रहे हैं, इनफैक्ट गैलेक्सी यानी कि आकाशगंगा भी घूम रही है। तो आप सब जानते हैं कि भैया जो पृथ्वी है, जो अर्थ है, वो 24 घंटे में अपने एक्सिस पे घूम जाती है, अपने अक्ष पे घूम जाती है, और 365 दिन में, अगर एग्जैक्ट बात करें तो 365.25 होता है। और ये जो 25 है ना, ये 4 बार मिलके एक दिन बना देता है, और यही दिन लीप ईयर कहलाता है, अगर आपने पढ़ा हो तो। ठीक है, लीप ईयर पढ़ा होगा। तो अगर एग्जैक्ट टर्म में बात करें तो 365.25 दिन में, यानी कि ये 1/4 दिन, 365 दिन प्लस 1/4 दिन, इतने में पृथ्वी किसका चक्कर लगा लेती है? सन का। सब घूम रहे हैं तो सूरज भी घूम रहा होगा। ठीक है, सूरज किसका लगाएगा भाई? हमारी आकाशगंगा का चक्कर लगाएगा। कितने वर्ष में? 25 करोड़ वर्ष में। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, लेट्स मूव ऑन। द कलर ऑफ द स्टार बोल रहा है तारे का रंग। तारे का रंग पूछ रहा है। ये कलर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि येलो येलो मैच कर रहा है। तो अब वो पूछ रहा है तारे का रंग। तारे का रंग उसके बारे में बताता है, किसकी बात करता है? तारे का रंग टेम्परेचर की बात करता है, उसके तापमान की बात करता है। क्यों? क्योंकि भाई जैसे जैसे कलर जो है स्टार का, वो फेड होने लगता है या रेडिश होने लगता है, वैसे वैसे तारे का जो तापमान है वो कम होने लगता है। और तापमान कम होने का मतलब है कि तारे की जो आयु है वो बढ़ती जा रही है, और तारे की आयु बढ़ने का मतलब है कि तारा अपनी अंतिम स्थिति की ओर जा रहा है। तो अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि द कलर ऑफ द स्टार इंडिकेट्स, द आंसर इज टेम्परेचर। ओके, तो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बिग बैंग थ्योरी की बात कर रहा है। मैं आपको बता दूं, बिग बैंग थ्योरी से मुझे याद आ गया कि ऑलरेडी मैंने यूनिवर्स पर एक लेक्चर डाला हुआ है। इन डिटेल, इन डेप्थ में हमने एनालिसिस करी है बिग बैंग थ्योरी की, गैलेक्सीज की। जब से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई तब से लेके अब तक मैंने ये लेक्चर ऑलरेडी डाला हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि इन डेप्थ में यूनिवर्स का एक क्लास मिल जाए तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हैं। और जिस क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी मैं बता दूंगा, जिसमें मैं जरूरत नहीं पड़ेगी मैं बता दूंगा कि जाके वीडियो को आप देख सकते हैं। राइट, तो बिग बैंग थ्योरी पूछ रहा है, महाविस्फोट सिद्धांत हिंदी में कहते हैं, वो किससे रिलेटेड है? ऑब्वियसली ये ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से रिलेटेड है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द मिल्की वे इज क्लासिफाइड, आकाशगंगा को वर्गीकृत किया जाता है। देखिए, हमारी आकाशगंगा का जो शेप है
या जो आकार है वो स्पाइरल है, ठीक है, स्पाइरल इस तरीके से, सर्पीला है ना, सर्पिल आकाशगंगा जिसे बोलते हैं, उसका आकार इस तरीके से है, राइट। आप देख भी सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन का ईयर लिखा है और किस राज्य ने पूछा है ये लिखा है, ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन में लिखा हुआ है, प्रत्येक क्वेश्चन का आपको इंग्लिश हिंदी मिलेगा और उसका राज्य और उसका ईयर भी मिलेगा, तो ये भी आप देखते जाएं साथ में कि अच्छा ठीक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये देखिए 1997 का यूपीपीसीएस का प्री का क्वेश्चन है कि तारों के कारण होने वाली खगोलीय घटना कौन सी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं इसमें ओजोन होल, ब्लैक होल, रेनबो और कॉमेट। तो आप जान सकते हैं अगर हम इसको एलिमिनेट से करें तो ओजोन होल जो रिलेटेड है वो पृथ्वी तक ही रिलेटेड है, ठीक है, इसका तारों से कोई लेना देना नहीं है। अगर रेनबो की बात करें तो ये अर्थ के एटमॉस्फेयर की ही घटना है। अगर कॉमेट की बात करें, ठीक है, तो ये घटना है सोलर सिस्टम या स्पेस की, तारों की नहीं है। लेकिन अगर ब्लैक होल की बात करें, अगर ब्लैक होल की बात करें तो ब्लैक होल का जो ब्लैक होल वाली जो घटना है वो तारों के कारण होने वाली खगोलीय घटना है। ब्लैक होल यानी कि लाइफ साइकिल ऑफ द स्टार्स मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। अगर वो वीडियो आपने देखा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखा है जिन भी कैंडिडेट्स ने जो यहाँ पे देख रहे हैं, लाइफ साइकिल ऑफ द स्टार्स बहुत अच्छी तरीके से सिंपल लैंग्वेज में डिटेल में मैंने आपको सोलर सिस्टम यूनिवर्स वाले चैप्टर में समझाया हुआ है। लेक्चर की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगेन बोल रहा हूं जाके देख सकते हैं आप। अभी के लिए आप समझ लीजिए कि तारे जो हैं वो ब्लैक होल हैं। फिर भी मैं आपको 2 पॉइंट बता देता हूं। नंबर 1 तो यही पॉइंट है कि तारे ब्लैक होल से रिलेटेड, और नंबर 2 सन या हमारा सन, वो भी क्या है, हमारा सन जो है वो एक स्टार है। क्या है? एक स्टार है सन, ठीक है। तो स्टार की जो उत्पत्ति होती है वो डस्ट और गैस, ठीक है, डस्ट और गैस यहां से ओरिजिन होता है। और जो अंत अभी तक जो माना जा रहा है ना, जो हमारा वेल स्टैब्लिश नॉलेज है हमारी ह्यूमन का, ठीक है, मानव ने जितना भी अभी तक जाना है वो ये जाना है कि यूनिवर्स का जो अंत है, एंड है, वो एंड जो है वो है ब्लैक होल, ठीक है, ठीक है, ब्लैक होल। तो ये तारों से रिलेटेड है, ये खगोलीय घटना तारों से है रिलेटेड, ठीक है। लास्ट जो स्टेज है तारों की, वो कौन से तारे बनते हैं, किस तरीके के तारे होते हैं जो ब्लैक होल बनते हैं, सब कुछ मैंने लाइफ साइकिल ऑफ द स्टार वाले वीडियो में समझाया हुआ है। नेक्स्ट, द ब्लैक होल थ्योरी, ब्लैक होल का सिद्धांत, ठीक है, इसका आंसर है एस चंद्रशेखर, जो इन्होंने प्रोपाउंड किया था ब्लैक होल का सिद्धांत। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक ऐसा पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता है। यह गुण किसके कारण है? मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूं। अ ब्लैक होल इज अ बॉडी इन स्पेस विच डज नॉट अलाउ एनी टाइप ऑफ रेडिएशन टू कम आउट। दिस प्रॉपर्टी इज ड्यू टू इट्स, किसके कारण है भैया? ठीक है, देखो ब्लैक होल की मैं आपको एक प्रॉपर्टी बताता हूं। ब्लैक होल को माना जाता है द डेंसेस्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द स्पेस। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब है कि ब्रह्मांड में, हमारे यूनिवर्स में, ठीक है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं जिसमें प्लैनेट्स भी हैं, राइट, ब्लैक होल भी हैं, और ये जो है ये सबसे डेंस हैं, सबसे, इनसे डेंस अभी तक कुछ नहीं मिला है ब्लैक होल में। ठीक, और यही वो कारण है, इनका डेंस होना ही वो कारण है जिसकी वजह से किसी भी प्रकार का जो विकिरण है वो बाहर नहीं आ पाता है। सो द आंसर वुड बी हाई डेंसिटी, राइट। सो व्हाट इज द आंसर ऑफ द 7th क्वेश्चन? द हाई डेंसिटी, उच्च घनत्व। नेक्स्ट, 2-3 टर्म दी है, एक इवेंट हॉराइजन दी है, सिंगुलैरिटी दी है, स्ट्रिंग थ्योरी दी है, एंड स्टैंडर्ड मॉडल दिया है। देखिए ये क्वेश्चन आईएएस में आया था 2017 में, ठीक है, चूंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी यूपीएससी पूछ चुका है प्रीलिम्स में 2017 में, तो ये हमारे जो स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन है उनका एक पैटर्न रहा है। पैटर्न क्या रहा है कि जो क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछ लिया जाता है उसके आसपास या वैसा ही सेम क्वेश्चन ये लोग भी रिपीट कर देते हैं, कई बार ऐसा होता है। तो आप याद रखिए कि ये अगर वर्ड आते हैं सिंगुलैरिटी, इवेंट हॉराइजन, ठीक है, ये सब कुछ, वैसे इवेंट हॉराइजन और सिंगुलैरिटी ये ब्लैक होल से रिलेटेड हैं दोनों, ठीक है। तो अगर बात कर रहा है किसकी? ऑब्जर्वेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड की अवलोकन और समझ की बात कर रहा है, क्योंकि अगर ये ब्लैक होल से रिलेटेड है यानी कि हम यूनिवर्स कहीं ना कहीं स्पेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर इनमें से आपको एक भी पता है तो जैसे हम सिंगुलैरिटी, अगर इसकी बात करें सिंगुलैरिटी की, तो सिंगुलैरिटी क्या है? सिंगुलैरिटी एक ऐसा पॉइंट है ब्लैक होल के अंदर
जो सबसे डेंस है, इसकी डेंसिटी जो है वो इनफाइनाइट है। क्या है? इनफाइनाइट है। अब इतनी डेंसिटी है भैया कि यहां से प्रकाश भी नहीं बाहर आता है। अगर प्रकाश गया तो गया अंदर, बाहर रिफ्लेक्शन का कोई चांस नहीं है। ठीक है, तो उस पॉइंट को क्या बोला जाता है? उस पर्टिकुलर पॉइंट को क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है सिंगुलैरिटी। ठीक है, सिंगुलैरिटी। और इसकी जैसे ये ब्लैक होल है, ठीक है, तो इवेंट होराइजन वो बाउंड्री है, इवेंट होराइजन ब्लैक होल की वो बाउंड्री है जिस बाउंड्री के बाद, ठीक है, देयर इज नो कम बैक, वापसी का कोई उपाय नहीं है। तो वो बाउंड्री जो है वो इवेंट होराइजन है। ठीक है, मान लो कोई भी वस्तु सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं कि मैं या तुम या कोई भी वस्तु स्पेस में सफर कर रहे हैं। अगर ब्लैक होल के वो यहां तक, मतलब ये ब्लैक होल है और इसका ये इवेंट होराइजन है, यहां तक तो आप वापस आ सकते हैं इस वाली लाइन से। अगर इसके अंदर प्रवेश किए या इस बाउंड्री तक पहुंचे तो फिर देयर इज नो कम बैक, है ना, कोई उपाय नहीं है वापस आने का। दैट इज कॉल्ड इवेंट होराइजन। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं रिलेटेड हैं स्पेस से, एनी ऑब्जर्वेशन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स। आंसर इज दिस। नेक्स्ट, सुपरनोवा। अगेन लाइफ साइकिल ऑफ द स्टार। सुपरनोवा को डिटेल में एक्सप्लेन किया है, जाके देख लीजिएगा उसको। ठीक, फिर भी क्या है भैया, ये डाइंग स्टार। ठीक है, जब स्टार अपने कोई भी, जैसे हमारा सन है, अभी सन हमारा मेन सीक्वेंस स्टार है। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी आपको लग रही होगी सर क्या बता रहे हैं, बहुत डिटेल में। और अगेन मैं एक ही चीज़ दोहराऊं, बताया गया है आपको। ठीक है, तो अभी मैं इसको अगर हर चीज़ को यहाँ डिटेल में बताने लगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो सन जो अभी हमारा मेन सीक्वेंस स्टार है, यानी कि मैच्योर अपनी स्टेज में है, उसके बाद इसका डाइंग यानी कि मरना शुरू होगा या अपनी अंतिम स्टेज में पहुंचना शुरू होगा, तो उसमें एक स्टेज आती है सुपरनोवा। ठीक है, सुपरनोवा। अब वो कौन से स्टार हैं जो सुपरनोवा बनते हैं, आपको वीडियो ही देखना पड़ेगा। तो सुपरनोवा इज रिलेटेड टू अ डाइंग स्टार, एक मरता हुआ तारा है। राइट, अगला क्वेश्चन पढ़िए। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉन्स्टेलेशन खोजे जा रहे हैं दिन पे दिन, है ना, ईयर बाय ईयर, तो इसमें इतना अब इंपॉर्टेंट है नहीं। बीपीएससी ने 2000 में पूछा था, ज़्यादा चांसेस नहीं है। कॉन्स्टेलेशन से पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछ सकता है, कितने हैं नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि डे बाई डे खोजे जा रहे हैं, तो अगर पूछेगा अभी तो वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा खगोलीय पिंड नहीं है? ठीक है, पूछ रहा है भैया खगोलीय पिंड बताइए। पल्सर, ब्रिटल स्टार, ब्लैक होल एंड क्वासर। ये सारे, पल्सर आपका, पल्सर को एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने यूनिवर्स वाले वीडियो में। ब्लैक होल ऑलरेडी, क्वासर ये भी रिलेटेड है स्पेस से। लेकिन ये जो ब्रिटल स्टार है, ब्रिटल स्टार, भंगुर तारा, दिस इज अ काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये एक प्रकार का जीव है। ठीक है, अगर आपने स्टार फिश देखी हो, स्टार फिश, अगर आपने स्टार फिश देखी हो तो उस तरीके का ये एक जीव है। ठीक है, यानी कि ऑर्गेनिज्म है ब्रिटल स्टार। कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन कहाँ कहाँ आया हुआ है, काफ़ी पहले पूछा हुआ था। ठीक, तो आप देख लीजिए। ब्रिटल स्टार इज नॉट रिलेटेड टू एनी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और स्पेशियल ऑब्जेक्ट। राइट, बाकी पल्सर, ब्लैक होल और क्वासर रिलेटेड है। आगे बढ़े। नेक्स्ट, अ ग्रुप ऑफ स्टार अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर शेप। देखो हमारे स्पेस में बहुत सारे स्टार्स हैं, जब वही स्टार एक शेप में, जब वही स्टार एक शेप ले लेते हैं, ठीक है, जैसे कि इस तरीके के स्टार अगर आपने देखा होगा, ठीक है, ये ग्रुप आपने देखा होगा ब्रह्मांड में, स्पेस में, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 हमने इसको सप्तऋषि नाम दिया है। एक पैटर्न अगर स्टार बनाते हैं, ठीक है, उस पैटर्न को हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? तारामंडल। तो आंसर क्या होगा? एक विशेष आकार में व्यवस्थित तारों के समूह को क्या कहा जाता है? तारामंडल कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष पूछ रहा है आपसे। बोला बताइए प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ये है दूरी की। ठीक है, डिस्टेंस मापा जाता है। क्या होता है प्रकाश वर्ष? देखिए लाइट अपनी एक गति से ट्रेवल करती है। लाइट की जो स्पीड है उसको माना गया है 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, आप ये अप्रोक्स में याद रख सकते हैं कि द स्पीड ऑफ द लाइट इज 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। तो लाइट 1 सेकंड में तो 3 लाख चलती है, लेकिन 1 साल में, 1 ईयर में लाइट जितना ट्रैवल करती है उसे बोलते हैं लाइट ईयर या प्रकाश ईयर। अब कितना किलोमीटर ट्रैवल किया, ठीक है, ये दूरी को, है ना, इसी दूरी को मापने के लिए, या जितनी दूरी लाइट 1 साल में जाती है उसे लाइट ईयर प्रकाश वर्ष बोलते हैं। तो वो किसकी इकाई हो गई? दूरी की इकाई हो गई है। ठीक है, आगे बढ़े।
अब देखिए द यूनिट ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस बिटवीन द स्टार, अगेन वही, अगर हम तारों के बीच की दूरी को किस में निकालेंगे, लाइट ईयर में निकालते हैं कि कौन सा तारा, कौन सा प्लैनेट या तारा प्लैनेट कौन कितना दूर है, ये सब भी इसी में निकाला जाता है। क्यों? क्योंकि यही एक दूरी की हमने एक स्टैंडर्ड यूनिट बना के रखी हुई है अभी तक, राइट। अब देख लीजिए, ध्रुव की दिशा बताने वाले सप्तऋषि तारामंडल जो है, सप्तऋषि तारामंडल जो है वो आपका ध्रुव तारा, ध्रुव की नहीं, ध्रुव तारे की बात हो रही है, ठीक है। द ग्रुप ऑफ स्टार दैट इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ द पोल, या ध्रुव या ध्रुव तारा या ध्रुव की, ठीक है। तो इसका आंसर है आपका सप्तऋषि, सप्तऋषि तारामंडल आपका आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, वह है वैज्ञानिक जिसने सबसे पहले यह पता लगाया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ठीक है। ये क्वेश्चन बीपीएससी में 2015 में पूछा गया था, 56 और 59 में भी पूछा गया और 56 में भी पूछा गया, ठीक है। 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो थोड़ा सा यहाँ पे पीटी अलर्ट आ जाता है, आपका प्रीलिम्स वाला अलर्ट आपके पास आ जाता है कि अच्छा ठीक है भैया, ये क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है, फिर से पूछ सकते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों चक्कर लगाती है। बताया था कोपरनिकस भाई साहब ने, क्या बताया था कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों चक्कर लगाती है, ठीक, याद रखना, कोपरनिकस, राइट। Which one of the following statement is correct with reference to our solar system? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। IAS 2002 प्रीलिम्स, जैसा कि मैं तुम्हें बता चुका हूं कि स्टेट सर्विस में एक पैटर्न ऑब्जर्व किया गया है कि यूपीएससी प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन पहले पूछ लिए जाते हैं उनको रिपीट कर देते हैं स्टेट सर्विस वाले। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि हमारे सौर मंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, कौन सा सही है। कह रहा है कि पृथ्वी हमारे सौर मंडल के सभी ग्रहों में सबसे घना है क्या, सबसे डेंस है। चलो देखते हैं, ठीक है। अभी इसको हम मान लेते हैं कि हाँ ठीक है, सबसे घना है। फिर नीचे, अच्छा डी से शुरू करते हैं, डी देखते हैं। वो कह रहा है कि डायमीटर ऑफ द सन इज 190 टाइम्स दैट ऑफ द अर्थ, सूर्य के व्यास से। ये क्वेश्चन ऑलरेडी एमपीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है, ठीक है। ये गलत है, 190 नहीं है, ये 109 है, ठीक है। और इसके बाद द सन कंटेन 75% ऑफ द मास ऑफ द सोलर सिस्टम, ये भी गलत है, 75 नहीं है, 99% लगभग, ठीक है, लगभग 99% मास कंटेन करता है सोलर सिस्टम का सन, यानी कि सब कुछ जो है वो सन ही है, बाकी सारे प्लैनेट 1%, राइट। तो ये भी गलत हो गया। अब वो पूछ रहा है कि जो कंपोजिशन है पृथ्वी का, उसमें जो प्रमुख तत्व है वो क्या सिलिकॉन है, इंपॉर्टेंट है, राइट। देखिए, अगर हमसे एलिमेंट पूछे, ठीक है, तो एलिमेंट जो है वो है ऑक्सीजन, ठीक है। अगर हमसे एलिमेंट पूछे तो एलिमेंट जो है वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पृथ्वी की जो भूपर्पटी है या पृथ्वी में सबसे बहुतायत में पाया जाने वाला एलिमेंट या तत्व है, मैं बता देता हूं आपको, ये है आपका 46%। इसके बाद आता है सिलिकॉन, राइट, इसके बाद आता है सिलिकॉन। इसके बाद अगर हम सिलिकॉन को रखेंगे तो कितना रखेंगे इसको, 28% है, ठीक है। अगर आपसे मेटल पूछ ले तो, ठीक है, अगर आपसे पूछ ले मेटल, मैं इसको मिटा रहा हूं अभी, आंसर आपको पता है इसका ए है, ठीक है, बता दिया है। अगर आपसे मेटल पूछ ले तो मेटल है आपका एल्यूमिनियम। वो पूछेगा कि बताइए पृथ्वी की जो क्रस्ट है या भूप्रपटी है उसमें पाए जाने वाला, बहुतायत में पाए जाने वाला मेटल कौन सा है, दैट इज एल्यूमिनियम। क्या है, दैट इज एल्यूमिनियम, ठीक है। ये कितना है, लगभग 8% है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे आता है आपका आयरन, ये कितना है, लगभग 5.5%। अगेन, ठीक है, रिपीट कर दूं, ऑक्सीजन सबसे बहुतायत में पाए जाने वाला एलिमेंट है, ठीक है, केमिकल एलिमेंट है, 46। आफ्टर दैट इज सिलिकॉन, अबाउट 28%। अगर मेटल की बात करें, द नंबर 1 या मोस्ट एविडेंटली फाउंड मेटल ऑन द अर्थ क्रस्ट इज एल्यूमिनियम, दैट इज अबाउट 8%, लगभग 8% है। एंड आयरन, आफ्टर दैट इज आयरन, दैट इज अबाउट 5.5%। ओके, सो कंफ्यूज नहीं होना है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सौर मंडल से संबंधित नहीं है, ठीक है, नहीं है पूछ रहा है, सौर मंडल, यानी कि बात हो रही है हमारे सोलर सिस्टम की। भाई साहब, किसकी बात हो रही है, सोलर सिस्टम की। अभी स्पेस को हमें कंसिडरेशन में नहीं लेना है। अगर सोलर सिस्टम की बात हो रही है,
ठीक है। तो धूमकेतु भी हमारे सोलर सिस्टम में दिखाए जाते हैं, एस्ट्रॉइड भी होते हैं, प्लैनेट भी होते हैं, नेबुला ये कहीं ना कहीं सोलर सिस्टम से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, डायरेक्टली सोलर सिस्टम से रिलेटेड नहीं है नेबुला, ठीक है। अगर स्पेस की बात करता, वो ब्रह्मांड की बात करता, यूनिवर्स की बात करता, तब तो चारों हो जाते। सोलर सिस्टम पूछा है इसलिए नेबुला नहीं होगा। आगे देखते हैं, हु फर्स्ट propounded that the sun is the center of our solar system and the earth revolves around it। देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया है, एमपीपीएससी ने पूछा था 1995 में। क्वेश्चन फिर से मैंने आपको बताया ही था कौन है, कोपरनिकस भाई साहब हैं जिन्होंने सबसे पहले बताया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य से दूरी के क्रम में मंगल और यूरेनस के बीच दिए गए 2 ग्रहों में से कौन से ग्रह हैं, ठीक है। प्रीलिम्स 2008 IAS यूपीएससी क्या पूछ रहा है, देखिए यूनिवर्स वाले चैप्टर में बताया, फिर से बता देता हूँ। पहले सन है, ठीक है, अगर सन से हम आगे बढ़ेंगे तो मरकरी है, फिर वीनस है, फिर अर्थ है, फिर मार्स है, फिर जुपिटर है, फिर सैटर्न है, फिर यूरेनस है, फिर नेपच्यून है। इस तरीके से सन से दूरी के क्रम में है, ठीक। वो क्या पूछ रहा है, मंगल और यूरेनस, यानी कि मार्स और यूरेनस, ये दो आ जाते हैं, एक जुपिटर और एक सैटर्न। तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी, जुपिटर एंड सैटर्न, ठीक है, इन बिटवीन मार्स एंड यूरेनस, राइट। सो देयर शुड बी नो कंफ्यूजन इन दैट। द अर्थ इज लोकेटेड बिटवीन, पृथ्वी किसके बीच में है, अगेन यहाँ देख सकते हैं हम, ठीक है। पृथ्वी ये देखिए वीनस है और ये मार्स है, तो देख लीजिए भैया पृथ्वी किसके बीच में है, बता दीजिए तुरंत। वीनस और मार्स, वीनस और मार्स, शुक्र और मंगल, वीनस एंड मार्स, शुक्र और मंगल। आगे बढ़ते हैं, ग्रहों के बारे में कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस में आ चुका है, देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ लीजिए आप एक बार। बोल रहा है कि ग्रहों के बारे में बताइए कि कौन सा कथन सत्य है। कह रहा है कि प्लैनेट्स जो हैं आर नॉन ल्यूमिनस, प्लैनेट जो है वो गैर चमकदार पिंड हैं और चमकते नहीं हैं। ये तो अपने आप गलत हो जाएगा, प्लैनेट चमकते हैं, ठीक है। अगर अर्थ को स्पेस से देखा जाए तो ब्लू प्लैनेट, ब्लू कलर का नजर आता है। एंड क्यों आता है बताइए, सिंपल सा रीजन है, बिकॉज ऑफ वाटर, है ना। द वाटर कॉन्स्टिट्यूट अराउंड 70% एंड द लैंड कॉन्स्टिट्यूट अराउंड 29 और 30%। सो दैट्स वाई अर्थ लुक्स लाइक ब्लू फ्रॉम द स्पेस, इसलिए देखी जाती है, राइट। तो चमकते तो हैं, ये बात तो क्लियर हो गया। अगर पृथ्वी नीली दिख रही है इसका मतलब चमकते हैं, गलत हो गया है। अगर हम सी को देखें तो बोल रहा है ग्रह चमकते नहीं है, अगेन बोल रहा है, यानी गलत हो गया, ग्रह चमकते हैं, ठीक है, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। प्लैनेट्स आर ल्यूमिनस, बोल रहा है ग्रह चमकदार पिंड हैं और चमकते भी हैं, चमकदार पिंड हैं और चमकते भी हैं। ये देखिए ल्यूमिनस चमकदार पिंड है, ये नहीं कह सकते, क्यों, क्योंकि प्लैनेट्स का अपना कोई लाइट नहीं है। प्लैनेट्स ग्रहों का या सैटेलाइट्स जैसे कि मून, इनका अपना कोई लाइट नहीं है, ये सन की लाइट से रिफ्लेक्ट होते हैं, यानी कि सन की लाइट की वजह से हमें चमकते हुए दिखते हैं। सन का प्रकाश यानी सूर्य का प्रकाश वहां तक पहुंचता है पृथ्वी तक, इसलिए सूर्य का प्रकाश, ये सन है, ये अर्थ है और ये उसका सैटेलाइट है मून। अब सन का जो प्रकाश है वो मून पे जाएगा, मून से अर्थ पे आएगा, इसलिए चमकता हुआ दिखेगा। यानी कि आंसर वुड बी द प्लैनेट्स शाइन दो दे आर नॉन इल्यूमिनस बॉडी। ग्रह चमकते तो हैं, हालांकि वो गैर चमकदार पिंड हैं, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसलिए याद रखना है कि प्लैनेट चमकते तो हैं लेकिन वो ल्यूमिनस नहीं, उनका खुद का वो रोशनी नहीं है, स्टार की रोशनी से चमकते हैं, ठीक है, जब वो रिफ्लेक्ट होकर हमें दिखाई देती है। द आंसर वुड बी बी। आगे बढ़े, ठीक है। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह, ये बताने की जरूरत है नहीं, पहले ही बता चुका हूं, बुध है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जो सिंपल क्वेश्चन है उनमें ज्यादा टाइम नहीं खोटा करना है हम लोगों को। निम्नलिखित में से कौन सा योग में ठीक से मेल नहीं खाता है, ठीक है। अब देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। इस तरीके के क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम लेते हैं बट इजी होते हैं। कैसे, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, जी सर बिल्कुल सही बात है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध, बिल्कुल सर ये भी ठीक बात है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह जो है वो है शुक्र, ये भी ठीक बात है, ठीक है। सौरमंडल का सबसे धीमी गति से चलने वाला ग्रह मंगल, ये गलत बात है भैया। मैंने वीनस के बारे में आपको बताया था, लेक्चर में भी बताया है। देखिए वीनस की एक खासियत है, वीनस की क्या खासियत है, शुक्र की एक खासियत है। शुक्र की सबसे बड़ी जो खासियत है वो ये है कि शुक्र ग्रह पे जो एक दिन होता है, शुक्र ग्रह का दिन उसके साल से बड़ा होता है। जी हाँ, है ना, थोड़ा चौंकाने वाला कि भैया वीनस का जो डे है दैट इज लॉन्गर देन इट्स ईयर, लॉन्गर देन इट्स ईयर। कैसे भाई साहब, कैसे? ये वीनस है, वीनस अपनी एक्सिस पे घूम रहा है, ठीक है।
इसकी जो घूमने की गति है वो बहुत स्लो है, बहुत स्लो है, ठीक है। जितने समय में ये एक चक्कर अपने एक्सिस पे लगाता है उससे कम समय में चक्कर सूर्य के चारों ओर लगा देता है। दैट्स वाई द डे ऑन द वीनस इज लॉन्गर देन द ईयर ऑन द वीनस, राइट। ओके, सो आंसर क्या होगा सौरमंडल का सबसे धीमी गति से? दैट इज वीनस, शुक्र। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हाइड्रोजन, हीलियम। देखिए मीथेन वाले ये जो गैसेज हैं, ग्रह पे बहुत सारी गैसेज मिक्स होती हैं, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन मुझे नहीं लगता है फिर से कभी रिपीट होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। द टर्म गोल्डीलॉक जोन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पढ़िए आप इस क्वेश्चन को। पूछ रहा है गोल्डीलॉक जोन शब्द अक्सर समाचारों में किस संदर्भ में देखा जाता है, ठीक है। गोल्डीलॉक जोन, ये क्वेश्चन आईएएस में पूछा जा चुका है 2015 में, और संभावना है कि फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। तो आपको गोल्डीलॉक जोन टर्मिनोलॉजी का पता होना चाहिए कि व्हाट इज इट, क्या है गोल्डीलॉक जोन। देखिए अगेन मैं आपको बता दूं, समझा देता हूं थोड़ा सा। ये सन है मान लो, ठीक है, ये हमारा सन है, मरकरी है, वीनस है, बुध है, शुक्र है और फिर पृथ्वी है हमारी, ठीक है। अब देखिए सन से दूरी ये इतनी ऑप्टिमम दूरी पे है कि यहाँ पे जो वाटर है, यहाँ पे जो वाटर है ना तो वो वेपर में बदला। वेपर में कब बदल जाता वाटर, वाष्प कब बदल जाता, जब पृथ्वी इतनी फिक्स दूरी पे ना होके या तो वीनस के करीब होती, सूर्य के जितनी ज़्यादा करीब होती उतने ज़्यादा चांसेस हो जाते कि वाटर ना रह पाता, यानी लिक्विड ना रह पाता, वेपर में कन्वर्ट हो जाता, ठीक है। तो यानी कि ऐसी दूरी पे है कि वाटर लिक्विड है, वेपर नहीं बना है, और ना इतनी दूर है लाइक यूरोपा। यूरोपा किसका मून है ये हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। यूरोपा मुझे याद आ गया है, अभी नासा के द्वारा यूरोपा कल मिशन भेजा जा रहा है, तो इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूरोपा, ठीक है। बताइए किसका मून है। तो ना इतनी दूर है कि वाटर जो है वो आइस बन गया, ना इतनी दूर है कि वाटर जो है वो आइस बन गया, राइट। यानी कि ये बात है सर कि पृथ्वी इतनी ऑप्टिमम दूरी पे है कि वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, है ना, जिसको हम वाटर ही कहते हैं, लिक्विड ही फॉर्म में, ठीक है, ना आइस बना ना वेपर बना। सो ये जो इसका जोन है दैट इज गोल्डीलॉक जोन, ठीक है, हर स्टार का होता है। अब देखते हैं डायमंड रिंग फिनोमिना। डायमंड रिंग फिनोमिना ऐसी घटना है जो देखी जाती है, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ टोटल सोलर एक्लिप्स, पूर्ण सूर्य ग्रहण के अंत में, पूर्ण सूर्य ग्रहण, ठीक है। तो ओनली अलोंग द पेरिफेरल रीजन ऑफ द टोटलिटी रीजन, केवल समग्रता के परिधीय क्षेत्रों में। इसका आंसर सी है, ठीक है। इसका हम डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेंगे बाद में, जब सोलर एक्लिप्स वाली क्लास देखेंगे तब देखते हैं, ठीक है, डायमंड रिंग फिनोमिना। आगे बढ़ते हैं। सोलर एक्लिप्स अगर सूर्य ग्रहण कब होता है, ये न्यू मून डे को होता है ना, जिसको अमावस्या का भी दिन बोलते हैं, उस दिन सूर्य ग्रहण होता है और केवल उसी दिन होता है, ठीक है, न्यू मून डे। इसको हम सोलर एक्लिप्स वाली क्लास में डिटेल में देखेंगे। अभी केवल आंसर देख लीजिए कि अगर इस तरीके के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं तो आपको आंसर पता हो, ठीक है। फिर देखते हैं सूर्य के केंद्र में मौजूद जो पदार्थ है वो गैस और प्लाज्मा के फॉर्म में है। किसके? गैस और प्लाज्मा के फॉर्म में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सूर्य ऊर्जा का सौर ऊर्जा किसके कारण होती है, ठीक। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन इसका आंसर है। पहली क्लास में मैंने नाभिकीय संलयन का प्रोसेस आपको थोड़ा सा बताया था, ठीक, जाके देख सकते हैं आप उसको। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है एवरी सोलर एक्लिप्स अकर्स, प्रत्येक सूर्यग्रहण, अगेन मैंने आपको क्या बताया था, न्यू मून डे या अमावस्या, ठीक, उसी दिन होता है। थोड़ा जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे जरूरत होगी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। देखते हैं अगला कह रहा है सूर्य ग्रहण कब होता है। फिर से वही, अब अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया है, ठीक है, लगातार ये क्वेश्चन आ रहा है, देख सकते हैं आप। तो भैया कब होगा सूर्य ग्रहण? सूर्य ग्रहण जब होता है जब पृथ्वी जो है ये देखो, इसमें आप देखते हैं जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है, तो आंसर क्या होगा? सी, ठीक। ये सन है, ठीक है, ये अर्थ है, ठीक। सन की रोशनी अर्थ तक पहुंच रही है, लेकिन बीच में चंद्रमा आ गया। अगर चंद्रमा आ गया तो सन की रोशनी कहाँ तक नहीं पहुंचेगी? अर्थ तक नहीं पहुंचेगी। तो बीच में क्या है? मून है, ठीक। तो आंसर क्या होगा? सी होगा। आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है सूर्य ग्रहण केवल सीमित भौगोलिक क्षेत्रों में ही पूर्ण होता है। जो टोटल द सोलर एक्लिप्स अचीव टोटैलिटी ओनली इन अ लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया, वो इस वजह से होता है
इसका आंसर क्या है? द अर्थ इज नॉट स्मूथ, नहीं, अर्थ इज नॉट स्मूथ इसलिए नहीं, इस वजह से नहीं होता है। द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द अर्थ अराउंड द सन ऑफ द मून, पृथ्वी सूर्य के चारों, चंद्रमा और पृथ्वी के चारों, ये भी आंसर इसका नहीं है। सूर्य की किरणें वायुमंडल के अपवर्तन के कारण चंद्रमा की छाया के अधिकांश प्रदेश क्षेत्र, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। आंसर है इसका ये कि पृथ्वी पर जो चंद्रमा की छाया का जो आकार है वो उसकी अनुप्रस्थ काट की तुलना में छोटा होता है, इसलिए जो है वो जो ये तुम्हारा सूर्य ग्रहण है वो केवल सीमित क्षेत्र पर देखा जाता है पृथ्वी के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। सूर्य का प्रभामंडल प्रकाश के अपवर्तन द्वारा निर्मित होता है। सन्स हैलो, ठीक है, आपने देखा होगा कई बार कि ये जो सूरज है मान लो, ठीक है, इसके आसपास धुंधला धुंधला सा बन जाता है एक, ठीक है, ऐसे फिनोमिना एक देखा होगा, बड़ा दिखने लगता है हमें सूरज, काफ़ी बड़ा दिखने लगता है। ठीक, बोल रहा है ये किस वजह से होता है? वो होता है आइस क्रिस्टल्स की वजह से। किस वजह से? आइस क्रिस्टल जो सीरोक्यूमुलस क्लाउड होते हैं उनकी वजह से रिफ्रैक्शन होता है, अपवर्तन होता है, जिसकी वजह से, और ये क्यों होता है? क्योंकि आइस क्रिस्टल की वजह से रिफ्रैक्शन होता है। ठीक, तो इस वजह से जो सूर्य का प्रभामंडल प्रकाश के अपवर्तन द्वारा निर्मित होता है, इस वजह से आइस क्रिस्टल्स की वजह से, याद रखना है। ठीक है, थोड़ा टेक्निकल फिनोमिना है, उतना नहीं जाना है अपन को, ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से केवल उसका आंसर समझना है। फिर है कि एक खगोलीय इकाई औसत वो है अर्थ और सन। जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट खगोलीय इकाई औसत दूरी है किन दो पिंडों के बीच की, तो वो सन और अर्थ। ठीक है, अब आप बोलोगे कि औसत क्यों होती है भाई? औसत इसलिए होती है कि सन और अर्थ इनके बीच की दूरी घटती बढ़ती रहती है। कैसे? जब इस पॉइंट पे होते हैं तो दूरी मैक्सिमम होती है, जब इस पॉइंट पे होते हैं तो दूरी मिनिमम होती है अर्थ और सन के बीच। इसलिए औसत दूरी निकाली जाती है दोनों के बीच में, जिसे 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन, याद होना चाहिए आपको, फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद होना चाहिए, 1.149.6 मिलियन किलोमीटर, ये आपको याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है जी, अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये सन है और ये अर्थ है। अर्थ दीर्घ वृत्ताकार परिपथ पे चक्कर लगाती है, यानी कि एलिप्टिकल ऑर्बिट है उसका। कैसे? इस तरीके से। ठीक है, एलिप्टिकल ऑर्बिट है। मैं थोड़ा सा इसको सही नहीं बनाया, बट हाँ आप थोड़ा अप्रॉक्सली समझ लीजिए उसे इस तरीके से। यानी कि अर्थ जब इस पॉइंट पे होगी और इस पॉइंट पे होगी तो दूरी मैक्सिमम होगी, और जब इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे होगी तो दूरी मिनिमम होगी। ठीक है, तो वो पूछ रहा है कि पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है, यानी कि इन पॉइंट्स की बात हो रही है भाई, तो इसका है 3 जनवरी। इसकी एक ट्रिक याद रखिएगा कि जब हमारे यहाँ ठंड होती है तब सूरज से पृथ्वी निकट होती है। अब बोलोगे उल्टा, हाँ उल्टी ट्रिक है। ठीक है, उल्टे से याद रखना है। जब ठंड होगी तो सूर्य पृथ्वी की दूरी मिनिमम होगी, सबसे कम होगी। और 4 जुलाई, ये भी डेट याद रखनी है, ये मैक्सिमम है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा अभी इसका? 3 जनवरी होगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। साइज ऑफ द सन हाउ मेनी टाइम्स बिगर? 109। एमपीपीएससी प्रीलिम 2014 का क्वेश्चन है, 109, याद होना चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? देखिए, सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट हैं, 8 प्लैनेट हैं, उनमें से 2 प्लैनेट ऐसे हैं जिनके कोई ग्रह नहीं है। एक है वीनस और एक है मरकरी। ठीक है, यानी कि एक है शुक्र, एक है बुध, जिनके कोई क्या नहीं है? उपग्रह नहीं है। ठीक है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे कम समय लेता है? जो ग्रह जितने नजदीक होगा सूरज से वो उतना कम समय लेगा। सबसे नजदीक कौन सा है? बुध है, मरकरी है, इसलिए सबसे कम समय लेता है। आगे बढ़ते हैं। द 2 planets हैविंग नो सैटेलाइट्स, अब फिर से वही क्वेश्चन आ गया है, कौन से 2 प्लैनेट हैं? मरकरी और वीनस, बुध और शुक्र वो प्लैनेट हैं। वह ग्रह जिसे पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, वीनस है, शुक्र है। सरल सा क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह ये शुक्र है आपका। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, इसका प्रोसेस इंपॉर्टेंट है कि भाई ये गर्म क्यों है, इतना ज़्यादा गर्म क्यों है वीनस, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि भैया आप सन से अगर दूरी के क्रम में देखें तो जो मरकरी है यानी कि बुध ग्रह है वो सबसे पास में है। लेकिन अगर गर्म के फॉर्म में देखें कि सबसे ज़्यादा गर्म कौन सा है, तब वीनस है, जो कि सूर्य से दूरी में दूसरे क्रम पे आता है।
तो उस हिसाब से जो सबसे पास होगा सूरज के सबसे गर्म होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वीनस जो शुक्र ग्रह है, इसके वायुमंडल में, इसके एटमॉस्फेयर में CO2 की मात्रा सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और CO2 जैसा कि आप जानते हैं ग्रीन हाउस गैस है जो इस ग्रह को सबसे गर्म बना देती है सौर मंडल में, ना कि बुध ग्रह को। इसलिए इसका आंसर क्या है? शुक्र, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द डायमीटर ऑफ द अर्थ, देखिए डायमीटर ऑफ द अर्थ, आंसर इसका C लगा देते हैं अप्रोक्सली। अगर हम एग्जैक्ट बात करें तो 12,756 किलोमीटर है, आप याद रख सकते हैं फिगर। लेकिन इसका आंसर क्या माना था उत्तराखंड PCS ने? इसका आंसर माना था 12,800, यानी कि उन्होंने अप्रोक्स में इसका आंसर लिया था, ठीक है। 50 तक देखेंगे हम क्वेश्चन, और 2-4 क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं। पृथ्वी के द्रव्य कोर के विपरीत चंद्रमा का कोर कैसा है? ये आपका है विस्कस, यानी चिपचिपा तरल है, ठीक है। अगर हम पृथ्वी के कोर की बात करें, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में हम पृथ्वी के कोर और सारे मेंटल अर्थ क्रस्ट मेंटल कोर तीनों को समझेंगे, ठीक है। अभी इसका आंसर आप याद रख लीजिए कि इसका है विस्कस लिक्विड, यानी चिपचिपा तरल। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, रिपीट हो सकता है किसी भी स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन में। आंसर है एरिस्टोटल, यानी कि अरस्तु ने सबसे पहले कहा था कि पृथ्वी जो है वो गोलाकार है, ठीक है। जीव रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम, देखिए इस क्वेश्चन को मैं बाद में देखूंगा अभी थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, बाद में मैं देख के आपको बताऊंगा, ठीक। अगला है केमिकल एलिमेंट फाउंड इन अबंडेंस इन द अर्थ क्रस्ट। ये मैं आपको शुरुआत में बता चुका हूँ कि केमिकल एलिमेंट की बात करें तो वो है आपका ऑक्सीजन, जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है पृथ्वी की भूपर्पटी में, यानी कि अर्थ क्रस्ट में, ठीक है। और देखते हैं 49th क्वेश्चन। सूर्य से उत्सर्जित प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में एग्जैक्ट आपको पता होना चाहिए 8 मिनट 20 सेकंड, ठीक है, 8 मिनट 20 सेकंड। तो आंसर वुड बी C, 8 मिनट। और आज का लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे नजदीक है, ठीक है। ये क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं होना है, कई लोग अल्फा सेंटुरी लगा देते हैं, वो सूर्य के बाद है। तो अगर हम पृथ्वी की बात करें, अगर हम अर्थ की बात करें तो सबसे नज़दीक तो हमारा सूर्य यानी कि सन ही है, लेकिन सन के बाद अगर बात करें तो वो है आपका प्रॉक्सिमा सेंटुरी, ठीक है। फिर आपका प्रॉक्सिमा सेंटुरी आ जाता है, लेकिन अभी आंसर क्या होगा इसका? अभी जो आंसर होगा वो होगा सन होगा, ठीक है। तो ये थे कुछ 50 प्रश्न जो मैंने आपके साथ डील किए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं जो देखेंगे हम अगले पार्ट में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए और इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए ख़त्म कर देंगे अगले वीडियो में। तो ये था आज का, और यहीं तक मैंने आपको समझाया। जो भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन में डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराई जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए